देखिए CSEET की अगर हम बात करें, CSEET में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर ये चैप्टर दे रखा है जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो। इसके ऑलरेडी मैं 2 टॉपिक डिस्कस कर चुकी हूं, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। अभी हमें तीसरा टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज द स्टार्टअप इंडिया। अगर हम स्टार्टअप इंडिया की बात करें तो ये स्टार्टअप इंडिया एक्चुअल में है क्या? पहली बात तो देखो मैं बता देती हूं, मैंने CSEET के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली बेस्ट नोट्स प्रिपेयर किए हैं ताकि बच्चा बहुत इजीली सारे पॉइंट्स पढ़ सके और क्लैरिटी कर सके। आप नोट्स में भी देख रहे होंगे एक एक पॉइंट को बहुत क्लियर किया है, एक एक पॉइंट को कैटर किया है और जो कीवर्ड्स हैं उनको डिफरेंट कलर से डार्क किया है। इससे क्या होगा कि जब आप सेल्फ रीड भी करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको रिवीजन करने में भी आसानी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अगर स्टार्टअप इंडिया की बात करें, स्टार्टअप, आपने एक वर्ड और सुना होगा स्टार्टर, स्टार्टर, इसी से ये शब्द आया स्टार्टअप इंडिया। इट मीन्स हम अपने देश को स्टार्ट अप करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं। और अगर हम अपने देश की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, हमारे यहाँ की बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। धीरे धीरे करके बिजनेस की ओर मूव हुई, धीरे धीरे सर्विस सेक्टर की ओर मूव हुई। लेकिन हमारे यहाँ पे बिजनेस उस लेवल से, जिस लेवल से स्ट्रांग होना चाहिए था, उस लेवल से स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि बिजनेस जो व्यक्ति करता था उसको बड़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। अब बिजनेस जब वो करता था तो उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कि सबसे बड़ी फाइनेंस की प्रॉब्लम, दूसरा रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम, तीसरी टैक्सेशन की प्रॉब्लम, फोर्थ अपॉर्चुनिटी की प्रॉब्लम। वेरियस प्रॉब्लम्स आर फेसिंग बाय अ न्यू एंटरप्रेन्योर। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए और उन्हीं स्टेप में से एक स्टेप है स्टार्टअप इंडिया। ये स्कीम बहुत अच्छी रही है। जो युवा, यंगस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करना चाहते हैं, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हो यूथ्स के पास न्यू आइडियाज होते हैं, यूथ्स के पास नया जोश होता है, उमंग होती है, जुनून होती है। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, अच्छी अपॉर्चुनिटीज की वजह से या रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट की वजह से वो कहीं ना कहीं पीछे हटता था। मोदी जी ने इसी चीज को पहचाना और उनको प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च करी। इसमें सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर कोई व्यक्ति इस स्कीम में आ जाता है स्टार्टअप इंडिया में तो उसे वेरियस बेनिफिट्स मिलते हैं। वही हम देखते हैं क्या क्या बेनिफिट्स है, कैसे इनिशिएटिव्स हमारी गवर्नमेंट ने लिया, कब लिया और आपके यहाँ पे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी मुद्दों पे मैं विस्तार से चर्चा करूंगी। तो देखिए, अगर स्टार्टअप इंडिया की बात करें हम, पहली बात तो ये इनिशिएटिव लिया किसने है, ये इनिशिएटिव लिया किसने है? तो दिस इनिशिएटिव इज टेकन बाय द सरकार ऑफ इंडिया, इज टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पर्पस क्या था? व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेकिंग द इनिशिएटिव ऑफ स्टार्टअप इंडिया? क्या पर्पस रहा होगा? इन्होंने कहा इसका पर्पस है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वेल्थ क्रिएशन। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ इस पे। सपोज करिए मैं अपना कोई बिजनेस करती हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैंने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया। तो जब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरा बिजनेस चलेगा तो मैं बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूंगी, बहुत सारे लोग उसमें बिजनेस में इंडल्ज होंगे, जिनको नौकरी मिलेगी, जिनको रोजगार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इनका जो पर्पस था, इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन तो आप जानते ही हो, वेल्थ ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी जब हर आदमी सक्षम होगा, हर आदमी के पास पैसा होगा तो ऑटोमेटिक सी बात है वेल्थ क्रिएट होगी। दिक्कत कब होती है? जब एक व्यक्ति कार्य करना चाहता है परंतु उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसके पास जॉब नहीं है, उसके पास रोजगार नहीं है, तो वहां दिक्कत आती है। तो यहां पे सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया, बेसिकली टू जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वेल्थ क्रिएशन। 2 लाइनों में मैंने इसको क्लियर किया, व्हाई एंड हु। स्टार्टअप इंडिया स्कीम इज अ इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट मींस ये जो इनिशिएटिव लिया किसने लिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। क्यों लिया? फॉर जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वेल्थ क्रिएशन। अब जैसे CSEET एंट्रेंस टेस्ट के बच्चों की हम बात करें, उसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? इन दोनों लाइनों से क्वेश्चन बन सकता है। कैसे?
कि स्टार्टअप इंडिया का इनिशिएटिव किसने लिया था, स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। इस तरीके से वो पॉइंट बना सकते हैं, लेकिन हमारा सही पॉइंट क्या होगा, इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसी वर्ड को आपने देखा होगा मैंने डिफरेंट कलर से डार्क कर रखा है। बहुत खूबसूरत नोट्स मैंने बनाए हैं ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द गोल ऑफ स्टार्टअप इंडिया? स्टार्टअप इंडिया का गोल क्या रहेगा? तो इन्होंने कहा द गोल ऑफ स्टार्टअप इंडिया इज डेवलपमेंट एंड इनोवेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देखिए यहां पे एक वर्ड यूज किया इन्होंने, डेवलपमेंट। इट मींस एक तरफ तो ये बोल रहे हैं डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलप तो करेंगे ही करेंगे, नई नई चीजें लेके आएंगे, लेकिन जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनके अंदर भी कुछ नया करेंगे, नवीनीकरण जिसे बोलते हैं। इनोवेशन का मतलब होता है टू डू समथिंग न्यू इन योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं उनमें भी कुछ न्यू क्रिएशन होगा, इनोवेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और इससे क्या फायदा होगा, इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। इससे हमारे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात है, जब ज्यादा से ज्यादा व्यापार होगा, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस होगा, ज्यादा से ज्यादा काम होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, तो ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। यही उद्देश्य कहीं ना कहीं सरकार का रहा है। तो फिर दोबारा से अगर गोल की बात करें, व्हाट इज द गोल, ये भी आपके एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ स्टार्टअप इंडिया? एक पॉइंट में दे सकता है डेवलपमेंट एंड इनोवेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, दूसरे 3 पॉइंट कुछ और भी हो सकते हैं। तो आपका आंसर एकदम साफ होना चाहिए। क्या बताइए, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और दूसरे गोल की अगर हम देखें, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। तो इन दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट को डाल के, इसके साथ 3 अलग पॉइंट डाल के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या हम आगे बढ़े? इतनी 2 पॉइंट क्लियर हुए। अभी तक मैंने सिर्फ 2 मुद्दों पे चर्चा करी। वन इज द इनिशिएटिव किसने लिया, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों लिया, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वेल्थ क्रिएशन। गोल क्या रहा है, डेवलपमेंट करना और कुछ नया करना अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में, और उसी के साथ साथ इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया स्कीम। ये जो स्कीम आई है इसके क्या बेनिफिट रहे हैं, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपके। बेनिफिट ऑफ स्टार्टअप इंडिया स्कीम, क्या बेनिफिट रहे होंगे? तो बेनिफिट ऑफ स्टार्टअप इंडिया स्कीम नंबर 1, देखिए मैंने वही पॉइंट कीवर्ड डाल किया, बिल्कुल सेम CSEE के तरज पे मैंने ये बुक कहीं ना कहीं बनाई है ताकि बच्चे के दिल में उतर सके पॉइंट्स। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया स्कीम? द बेनिफिट ऑफ स्टार्टअप इंडिया स्कीम इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंप्लीफाई करना, काम को आसान करना, काम को आसानी से कंप्लीट कर लेना। दूसरा, पैसे की दिक्कत रहती थी किसी भी एंटरप्रेन्योर को, किसी भी बिजनेसमैन को, तो फाइनेंशियली सपोर्ट देना। तीसरा, गवर्नमेंट टेंडर्स। अभी तक गवर्नमेंट टेंडर जो है वो जानी मानी हस्तियां, जानी मानी कंपनीज को मिलते थे, बट अब ऐसा नहीं है। स्टार्टअप को भी कहीं ना कहीं मौका दिया जाता है ताकि वो गवर्नमेंट टेंडर्स में पार्टिसिपेट कर सके। नेक्स्ट वन इज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी क्या होती है? एक्चुअली नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी होती है कि हम एक दूसरे स्टार्टअप से मिल सके, एक दूसरे एंटरप्रेन्योर से मिल सके, एक दूसरे कुछ सीख सके। इसके लिए भी सरकार क्या करती है, फेस्ट ऑर्गेनाइज करवाती है और वहां पे बहुत सारे स्टार्टअप्स के कहीं ना कहीं मिलते हैं, जुलते हैं, तो वो बहुत सारी नॉलेज होती है। तो अगर हम सिंपल सी बात करें, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टअप ऑफ इंडिया? पहले जो काम बहुत क्रिटिकल था, जो बहुत मुश्किल था, उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई कैसे किया? बहुत ट्रेनिंग्स एंड ऑल दैट अरेंज करके। दूसरा, गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल सपोर्ट करी, जो कि एक एंटरप्रेन्योर सबसे बड़ी दिक्कत फेस कर रहा था पैसे की, उसको सॉर्ट आउट होता है, इसमें वो बेनिफिट मिलता है। तीसरा, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बड़े टेंडर्स नहीं मिलते, क्योंकि जो जानी मानी हस्तियां, जानी मानी कंपनीज है, सिर्फ उनको ही अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन स्टार्टअप इंडिया को एक स्पेशल प्रिविलेज दी जाती है, एक स्पेशल मौका दिया जाता है कि वो भी उसमें पार्टिसिपेट करें। तो गवर्नमेंट टेंडर्स आपको मिल सकते हैं।
एंड लास्ट वन इज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। अलग अलग बिजनेसमैन बिखरा हुआ है, अलग अलग जगह काम कर रहा है, लेकिन उनको सबको एकजुट करने के लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं फेस्ट एनुअली। तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक दूसरे बिजनेसमैन को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो देखिए बेनिफिट्स में आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्या है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। दूसरा फाइनेंस सपोर्ट। तीसरा गवर्नमेंट टेंडर। चौथा नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। जहां तक मुझे लगता है अभी तक हमने 3 पॉइंट डिस्कस करे, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देती हूँ। फर्स्ट वन इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। क्यों, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वेल्थ क्रिएशन। गोल क्या था, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। बेनिफिट क्या हुए, काम सिंप्लीफाई हुआ, फाइनेंशियल सपोर्ट मिली, गवर्नमेंट टेंडर मिले, उससे नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। अब अगला पॉइंट आपके यहाँ पे आ सकता है, ये स्कीम लॉन्च कब हुई और ये स्कीम किसने लॉन्च करी। आपके हिसाब से ये स्कीम किसने लॉन्च करी होगी। ये स्कीम लॉन्च की है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और कब की है, 16 जनवरी 2016 को। एग्जाम का ये एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है कि आपकी जो स्कीम है स्टार्टअप इंडिया, वो किसने लॉन्च करी और कब लॉन्च करी। दोनों पॉइंट बहुत क्लैरिटी से मैंने यहाँ पे देखिए दे रखे हैं। वन इज स्टार्टअप इंडिया वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एंड तारीख कौन सी, ऑन 16th of January 2016। एक बार जो हमने टोटली अभी तक जो पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टार्टअप इंडिया स्कीम की अगर हम बात करें सॉरी, स्टार्टअप इंडिया स्कीम इज एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, गोल क्या, डेवलपमेंट इनोवेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, बेनिफिट सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, फाइनेंशियल सपोर्ट, गवर्नमेंट टेंडर, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। लॉन्च कब किसने किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने। कौन सी तारीख को किया, 16 जनवरी 2016। आई थिंक सो ये टॉपिक इज ओवर एंड आउट, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हम इसमें जो आपके यहाँ पे CSEET, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं उसी की तरज पे पढ़ा रही हूँ, उसी का सिलेबस पढ़ा रही हूँ। बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया, इनके स्टार्टअप इंडिया के क्या क्या बेनिफिट्स हैं तो हमने पहले भी पढ़े थे। फाइनेंशियल बेनिफिट है ना, फाइनेंशियल बेनिफिट, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, गवर्नमेंट टेंडर्स एंड उसी के साथ साथ फिर हमने पढ़ा था नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। तो पहला पॉइंट हम देख लेते हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स। अगर फाइनेंशियल बेनिफिट्स की बात करें, मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स आर पेटेंट बेस्ड। तो पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए व्हाट डू मीन बाय पेटेंट। पेटेंट क्या होता है, तो देखिए पेटेंट के बारे में मैं आपको बताती हूँ। हर व्यक्ति की एक इंटेलेक्चुअल होता है, इंटेलेक्चुअल मतलब अपनी कला होती है, और उस कलाकृति के बेसिस पे वो कुछ नया करता है, वो कुछ नई चीज बनाता है, वो कोई नई टेक्नोलॉजी बनाता है, कुछ नया लिखता है, कुछ नया डिजाइन बनाता है। तो उसको इस तरीके की एक्टिविटी को इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल, जो हर एक व्यक्ति का अपना अलग होता है। अब मान के चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूं, मैंने कोई मोटर कार का एक ऐसा इंजन बनाया जो पानी से चलता है, तो मैंने अपना दिमाग यूज करा और उससे मैंने फिर उसको कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर किया। अब उसका मैं इस तरीके की चीजें, या मेरे को अगर इसका फायदा मिले क्योंकि मैंने मेहनत करी, मेरा माइंड यूज हुआ, मेरा इंटेलेक्चुअल था, तो मुझे इसकी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो कोई भी मेरा कॉपी करके कर लेगा। तो सरकार चाहती है कि हमारे देश में अगर कुछ नया कोई करे तो उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे इंटेलेक्चुअल लॉज हैं। क्या है, इंटेलेक्चुअल लॉज। इसी तरीके से इंटेलेक्चुअल लॉज में किस किस के ऊपर इंटेलेक्चुअल राइट्स, इंटेलेक्चुअल लॉज क्या करता है, जिस व्यक्ति ने वो कुछ नया किया है उसको प्रोटेक्शन दी जाती है कि उसने जो बनाया अगर कोई और उसे यूज करेगा तो उनकी परमिशन से करेगा, और अगर यूज करेगा तो उसके बदले उन्हें पेमेंट करेगा, तो उन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है। और इससे एक मोटिवेशन आता है, इससे दूसरों में भी जागरूकता फैलती है और कुछ नया करने का जोश उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से अगर आपने कुछ ऐसा यूनिक गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, उसके लिए आपने पेटेंट लिया। पेटेंट क्यों लिया, क्या, ताकि हमारी कोई कॉपी ना कर सके, और अगर कोई हम ऐसा सामान बनाए तो हमसे परमिशन लेके बनाए और उसके बदले हमें पेमेंट करे। सिंपल सी बात है। तो मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप आर पेटेंट बेस्ड। It means they produce or provide unique goods or services. In order to register their patents, they have to incur a heavy cost, which is known as patent cost. Actually क्या करना पड़ता है, पेटेंट का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है।
क्या कराना पड़ता है? पेटेंट का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। जब तक आप उसे रजिस्टर नहीं करोगे तो सरकार आपको प्रोटेक्शन नहीं देगी। तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पेटेंट कॉस्ट पे करनी पड़ती थी, और वो भी कैसी, देखो कीवर्ड आपको नजर आ रहा होगा, हैवी कॉस्ट विच इज नॉन एज पेटेंट कॉस्ट। अंडर दिस स्कीम, अब इस स्कीम में हमें क्या फाइनेंशियल बेनिफिट होता है? क्योंकि देखिए पेटेंट तो हम जरूर कराएंगे, क्योंकि हमने कोई मेहनत करके कुछ सामान, कुछ नया यूनिक आइडिया लेके कुछ चीज प्रोड्यूस करी है, तो उसको हम चाहेंगे कि हमें प्रोटेक्शन मिले। अब प्रोटेक्शन मिले तो पेटेंट तो हमें कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन तो हमें कराना पड़ेगा। तो इस स्कीम के तहत, अंडर दिस स्कीम, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 80% रिबेट का मतलब है छूट, रिबेट ऑन द पेटेंट कॉस्ट। मतलब जो हमारी पेटेंट की कॉस्ट आती है, मान के चलिए 1 लाख रुपए कॉस्ट थी, तो उसमें 80% छूट मिलेगी। 80% रिबेट, 80% रिबेट का मतलब समझो, अगर 1 लाख आपको कहीं पे करना पड़ रहा था जो कि हैवी कॉस्ट आ रही थी, वो घटा के 80% तक की, 80% तक की आपको क्या दी जाएगी? 80% तक आपको छूट दी जाएगी। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट है। मोर ओवर द प्रोसेस ऑफ पेटेंट रजिस्ट्रेशन एंड रिलेटेड इज फास्टर फॉर देम। ये भी देखिए कमाल की बात है, यहां इन्होंने कहा फाइनेंशियल बेनिफिट के साथ आपका काम भी बहुत जल्दी होगा। जो रजिस्ट्रेशन का काम है, जो पेटेंट रजिस्ट्रेशन का काम है, वो भी एज कंपेयर टू अदर्स बहुत जल्दी होगा, रफ्तार से होगा। तो यहाँ पे सरकार ने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट दिया है। किस तरीके का फाइनेंशियल बेनिफिट? कि अगर आपको पेटेंट रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसकी कॉस्ट में कीमत में कम कर दिया है, और साथ में आपका काम भी जल्दी होगा। Also government pay the fees for the facilitator to obtain the patent. It means कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी फीस पे करती है फैसिलिटेट करने के लिए, पेटेंट लेने के लिए। तो यहाँ एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट। पेटेंट मैंने आपको बताया, पेटेंट लाइक आपका राइट होता है। अगर आप कुछ नया करते हो उसकी प्रोटेक्शन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन में फीस जाती है, फीस में यहाँ पे छूट मिली है स्टार्टअप को, और कहीं ना कहीं आपको रजिस्ट्रेशन भी जल्दी, आपका पेटेंट भी जल्दी फास्ट प्रोसेस में क्या हो जाएगा? रजिस्टर हो जाएगा। आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है, कितने % रिबेट गवर्नमेंट देती है। तो मेरे हिसाब से यहां पे कीवर्ड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपके एग्जाम के लिए रहेगा, दैट इज 80% रिबेट ऑन पेटेंट कॉस्ट। 80% रिबेट ऑन द पेटेंट कॉस्ट। अगले बेनिफिट की ओर हम बढ़ते हैं, इनकम टैक्स बेनिफिट। इनकम टैक्स बेनिफिट, और अगर हम इनकम टैक्स बेनिफिट की बात करें, स्टार्टअप एंजॉय अ गुड अमाउंट ऑफ बेनिफिट अंडर इनकम टैक्स हेड। द गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट देयर 3 years इनकम टैक्स पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ईयर, बट दे कैन अवेल इट only after getting a certificate from interministerial board. Also, they can claim exemption from tax on capital gains if they invest money in specified funds. यहां मैं आपको कुछ ये पॉइंट इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूंगी। देखिए इन्होंने क्या कहा। पहली बात तो जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूं, मान के चलिए एक्स प्राइवेट लिमिटेड है और वो 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है। तो ये इनकॉर्पोरेशन ईयर 2017 है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ईयर। अब इसे अगले 3 साल तक इनकॉर्पोरेट होने के बाद इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पॉइंट समझ में आया? कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, इनकम टैक्स की छूट मिलेगी, लेकिन उसकी कंडीशन है, एक तो आपको सर्टिफिकेट लेना है बोर्ड से, और दूसरा आपको उसके लिए क्लेम भी करना है। क्लेम मतलब एग्जेम्पशन छूट के लिए ऑन कैपिटल गेन्स इफ दे इन्वेस्ट मनी इन स्पेसिफाइड फंड्स। एक्चुअली इसमें एक वर्ड यूज हुआ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन इनकम टैक्स का एक हेड होता है। एक्चुअली इनकम टैक्स जो लगाया जाता है उसके कई सारे हेड होते हैं, कि उसमें देखना होता है आपकी इनकम कौन से हेड में आती है। जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है।
इस तरीके से, हालांकि आप अभी छोटे लेवल पे आपको ये सारी जानकारी शायद नहीं हो या हो भी, तो आपको इनकम टैक्स जो है, जो कैपिटल गेन आपके ऊपर लग रहा है, वो आपको क्लेम करना पड़ेगा, वो भी तभी इफ दे इन्वेस्ट मनी इन स्पेसिफाइड फंड्स, अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है जो गवर्नमेंट ने फंड्स स्पेसिफाई कर रखे हैं। तो यहाँ पे इनकम टैक्स की भी छूट दी गई, लेकिन उसके लिए कंडीशन उन्होंने लगाई, वो कंडीशन का आपको पालन करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ अगले टॉपिक की ओर अगर हम बढ़े, रजिस्ट्रेशन बेनिफिट्स। रजिस्ट्रेशन बेनिफिट की अगर हम बात करें, एवरीवन बिलीव्स दैट इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस आर फार मोर डिफिकल्ट देन रनिंग इट। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत हमारे देश के अंदर थी कि बिजनेस को चलाने से ज्यादा मुश्किल काम है उसका रजिस्ट्रेशन कराना। बहुत लंबा, लेंदी, कॉम्प्लेक्स, टेक्निकल प्रोसेस था, एंड द एंटरप्रेन्योर गेटिंग फेड अप because it's a very lengthy and complex process. Lot more laws are applicable. So a normal human being or a normal layman who have no knowledge about the law getting so frustrated. They are just to indulging in business and just to run the business. But जब उसे लगता है इतना complex process है, इतनी दिक्कत आ रही है, तो उस केस में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये एक दिक्कत आती थी। बट अगर हम बात करें स्टार्टअप की, तो अगर आप स्टार्टअप के अंदर आते हो तो स्टार्टअप स्कीम एप्लीकेशन लगाओ और फैसिलिटेट रजिस्ट्रेशन। अ सिंगल मीटिंग, द कीवर्ड इज सिंगल मीटिंग। A single meeting is arranged at the Startup India Hub, and there is a single doubt and problem solving window for them. It means इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, एक तो आपका सिंगल एप्लीकेशन से रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरा आपकी प्रॉब्लम जो है ना एक ही जगह सॉर्ट आउट होगी, आपको जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो रजिस्ट्रेशन का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, लंबा प्रोसेस था, लेंदी प्रोसेस था, टाइम लगता था, उन सारी समस्या का समाधान कहीं ना कहीं स्टार्टअप में दिया। अगर आप स्टार्टअप के अंदर कवर होते हो तो आपको उतना लेंदी प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने उसके लिए सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म बना रखा है, उसमें आप सिंगल मीटिंग अरेंज हो जाती है और उसमें आप स्टार्टअप इंडिया हब में जाके कहीं ना कहीं अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। अगला मुद्दा हम देखते हैं, और अगला, अगर आप स्टार्टअप में अपने आप को रजिस्टर कराते हो, स्टार्टअप में आते हो, तो अगला बेनिफिट आपको क्या है, गवर्नमेंट टेंडर्स। यस, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो पहले बहुत नामुमकिन सी बात थी कि सरकार के टेंडर और एक नॉर्मल कंपनी को मिल जाए, नामुमकिन, असंभव। बट अब है संभव। क्यों संभव है? क्योंकि अब हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, जो इन सब चीजों को समझती है किस तरीके से हमारे देश को आगे बढ़ाना है। तो देखिए, गवर्नमेंट टेंडर की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट टेंडर वैसे होता है कि जो सरकार अपने काम कराती है उसके टेंडर्स देती है, ऑफर्स देती है। तो एवरीवन सीक्स टू एक्वायर गवर्नमेंट टेंडर बिकॉज ऑफ हाई पेमेंट एंड लार्ज प्रोजेक्ट। बड़े प्रोजेक्ट होते हैं और पेमेंट अच्छा मिलता है, बट इट इज नॉट इजी टू एक्वायर द गवर्नमेंट टेंडर। लेकिन अभी तक ये बहुत मुश्किल काम था कि किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी पार्टनरशिप फर्म को ये टेंडर मिले। लेकिन अगर आप स्टार्टअप में रजिस्टर हो तो आपको पहले पूछा जाएगा, अंडर दिस स्कीम द स्टार्टअप गेट्स प्रायोरिटी। देखिए, ध्यान दीजिए शब्द पे, स्टार्टअप गेट्स प्रायोरिटी इन गवर्नमेंट टेंडर्स, ऑल्सो दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जरूरी नहीं है पहले से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, बिना एक्सपीरियंस के भी आपको, मतलब जो नई कंपनी है उसको भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और सरकार उसमें प्रिफरेंस दे रही है। पहले आपसे पूछा जाएगा, उसके बाद किसी को ऑफर दिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है अपने आप को स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन कराने का, क्योंकि गवर्नमेंट टेंडर्स, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ नेक्स्ट वन इज ह्यूज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। ह्यूज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, अगर नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी की बात करें, मीन्स की बात करें, तो ये अपॉर्चुनिटी टू मीट वेरियस स्टार्टअप स्टेक होल्डर्स एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड अ टाइम। गवर्नमेंट क्या करती है, 2 स्टार्टअप फेस्ट हर साल ऑर्गेनाइज करती है, डोमेस्टिक लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो उससे क्या होता है,
उससे क्या होता है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स जब मिलते हैं तो उनको नए नए आइडियाज, टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है और वहां बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो 2 फेस्ट ऑर्गेनाइज करती है, अवेयरनेस वर्कशॉप एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स, तो कहीं ना कहीं इनको अवेयर करने के लिए। लेकिन मुद्दा ये उठता है, क्या स्टार्टअप में अगर हमें रजिस्ट्रेशन कराना है तो क्या किस फॉर्म में बिजनेस करना होगा? ध्यान दीजिए, अगर हमें स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन कराना है तो हमें किस फॉर्मेट में, किस फॉर्म में बिजनेस करना होगा? तो गवर्नमेंट ने बोला इसमें एक तो आप पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हो, आप LLP बना सकते हो और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म में बिजनेस करके अपने आप को स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ये पूरा टॉपिक मैंने बहुत डिटेल में CSEET के बेसिस पे, उसी तरज पे, उसी के अनुसार पूरी प्रॉपर तरीके से बेस्ट टू बेस्ट नोटिंग बना के कीवर्ड्स फोकस करके कराया। एक बार लास्ट टाइम हम इसको क्या कर लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं। चलिए जी, पूरा अब मैं इसके बारे में एक क्विक बैकअप आपको दे देती हूँ। स्टार्टअप की बात करें, स्टार्टअप जो इनिशिएटिव लिए हमारी सरकार ने लिए, और सरकार में भी अगर लॉन्च की बात करें, इस स्कीम लॉन्च की थी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तारीख थी इसकी 16 जनवरी 2016। इस स्कीम का जो मेन गोल या मेन उद्देश्य था वो था डेवलपमेंट एंड इनोवेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। उसी के साथ साथ सरकार ने एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाने के लिए भी इस पे ध्यान दिया। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कोई प्राइवेट कंपनी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कोई पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कोई LLP भी हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति विशेष को, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को इस स्कीम के तहत काम करना है तो पहले उन्हें इन 3 में से कोई फॉर्म चुननी होगी। चुन क्या सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है, LLP हो सकती है या प्राइवेट कंपनी हो सकती है। उसी के साथ साथ अगर कोई भी कंपनी, मैं कंपनी वर्ड मतलब तीनों के लिए बोल रही हूं, अगर इसमें अपने आप को रजिस्टर कराती है तो उन्हें बड़े सारे बेनिफिट्स, बड़े सारे फायदे होंगे। उन फायदों में से अगर पहले फायदे की बात करें तो पहला फायदा होगा आपका काम बहुत आसान होगा, जिसे हम कह सकते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। दूसरी जो मेजर समस्या, मेजर प्रॉब्लम फेस करती थी ऑर्गेनाइजेशंस, एंटरप्रेन्योर्स, नए नए बिजनेसमैन, वो थी फाइनेंशियल सपोर्ट। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को स्टार्टअप में रजिस्टर कराती है तो उसे फाइनेंस सपोर्ट भी मिलेगी। उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत जो स्टार्टअप, नए बिजनेस या नई ऑर्गेनाइजेशन महसूस करती थी, फेस करती थी, वो थी नई अपॉर्चुनिटी मिलना या फिर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलना, जैसे कि गवर्नमेंट के टेंडर्स। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप के तहत अपने आप को रजिस्टर कराती है तो उसे गवर्नमेंट टेंडर भी मिलेंगे और सरकार उनको एक बड़ी प्रेफरेंस देती है जो स्टार्टअप रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये हमने बेनिफिट्स की बात करी। ये स्कीम लॉन्च की गई थी 16 जनवरी 2016 और इसको लॉन्च किया था हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने। उसी के साथ साथ ये जो बेनिफिट्स हमने ऊपर पढ़े, इनको हम विस्तार से पढ़ते हैं। पहला बेनिफिट की अगर हम बात करें, पहला बेनिफिट था हमारा फाइनेंशियल बेनिफिट। अगर फाइनेंशियल बेनिफिट की बात करें, बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन अभी मैं आपको एक क्विक बैकअप, एक क्विक रिवीजन दे रही हूं। फाइनेंशियल बेनिफिट में जब भी कभी एक युवा, जब भी कभी कोई यंगस्टर, जब भी कभी कोई व्यक्ति अपने मानसिक से, अपने दिमाग से कुछ नया करता है तो वो उसके ऊपर प्रोटेक्शन चाहता है, जिसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल। तो यहाँ पे अगर वो कुछ नया करता है तो उसके ऊपर उसे पेटेंट लेना जरूरी होता है। पेटेंट का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन सरकार के पास कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन जब वो एंटरप्रेन्योर कराता है तो उसको एक बड़ी फीस देनी पड़ती थी। लेकिन अगर वही ऑर्गेनाइजेशन आपकी स्टार्टअप में रजिस्टर्ड है तो उसको 80% तक छूट दी जाएगी सरकार की तरफ से। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बेनिफिट कहीं ना कहीं स्टार्टअप में जो रजिस्टर कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन उनको है। उसी के साथ साथ सिर्फ 80% छूट नहीं, उसी के साथ साथ उनका काम बहुत जल्दी भी किया जाएगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो क्विक एंड फास्ट होगा। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें इनकम टैक्स बेनिफिट्स, इनकम टैक्स के बेनिफिट्स भी उन्हें दिए जाएंगे, इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन उन्हें दी जाएगी। लेकिन इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन जो दी जाएगी वो जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनती है उससे अगले 3 साल तक।
और उसके लिए आपको सर्टिफिकेट लेना होगा एंड क्लेम करना होगा। रजिस्ट्रेशन बेनिफिट की बात करें, हर कोई बिजनेस करने में कतराता है क्योंकि बिजनेस करने से ज्यादा मुश्किल काम था उसको रजिस्ट्रेशन कराना। बट सरकार कहीं ना कहीं, अगर आप स्टार्टअप हो तो आपको एक ही जगह एक ही सिंपल तरीके से रजिस्टर करने में भी बेनिफिट देती है। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट टेंडर्स की बात करें तो सरकार की तरफ से पहले बहुत मुश्किल काम था कि सरकार की टेंडर्स मिले, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा मुनाफा और बड़े लेवल पे काम मिलता था। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो स्टार्टअप को हमारी सरकार एक बड़ा मौका देती है और उनको एक प्रेफरेंस दी जाती है। ये भी कहीं ना कहीं, और वो भी उसके साथ साथ ये भी कंडीशन हटा दी है कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या एक्सपीरियंस नहीं है। उसी के साथ ह्यूज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज की हम बात करें तो हमारी सरकार जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, इंटरनेशनल लेवल और डोमेस्टिक लेवल दोनों ही लेवल पे फेस्ट ऑर्गेनाइज करती है एनुअली। उससे वर्कशॉप वगैरह अवेयरनेस बनती है और बिजनेस की एक अच्छी नॉलेज होती है। अगर हम बात करें इस फॉर्मेट में कौन कौन बिजनेस कर सकता है तो वो हमने बात करी पार्टनरशिप फर्म, LLP एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उसी के साथ साथ ये पूरा टॉपिक ज्यादा स्टार्टअप इंडिया का वो हमारा फिनिश हो चुका है। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।